1 अप्रैल 1935 को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश होने से पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा। आरबीआई इस्टेब्लिश होने से पहले देश का करेंसी सिस्टम, देश का एक्सचेंज सिस्टम और देश का बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता था। कुछ तो हो रहा था ना इस देश में, यहाँ पे कुछ नहीं बहुत कुछ चल रहा था। आरबीआई इस्टेब्लिश होने से पहले देश में एक सेंट्रल बैंक खड़ा करने के लिए करेंसी और बैंकिंग सिस्टम का एक फ्रेमवर्क तैयार हो चुका था। इसीलिए हमारा सेंट्रल बैंक जब बना, इफ यू कंपेयर दैट विद मेनी यूरोपियन कंट्रीज, हमारा सेंट्रल बैंक बहुत क्लियरिटी के साथ बना और डे वन से इफेक्टिव भी रहा। आरबीआई के इफेक्टिवनेस पे बात करने से पहले, इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश में करेंसी, एक्सचेंज और बैंकिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा था हमारा सेंट्रल बैंक बनने से पहले। Once again, I welcome to iExambi. This is the only platform that makes your preparation 50% faster. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको मैं याद दिला दूं, हमने पहले डिस्कस किया था कि 1935 से पहले अगर हम सेंट्रल बैंकिंग की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 3 मुख्य काम हो रहे थे सेंट्रल बैंकिंग के। नोट इशू करना, दूसरा एक्सचेंज कंट्रोल, फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिटरमाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही थी, और तीसरा कस्टडी ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, मेटेलिक रिजर्व। जैसे अभी आपने रिसेंटली सुना था ना, आरबीआई ने 100 टन गोल्ड वापस ला लिया। आज ये मेटेलिक रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है? आरबीआई के पास है। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था। लेकिन जो देश के सेंट्रल बैंक का 2 काम है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था। वन इज गवर्नमेंट बैंक, भारत सरकार का बैंक, एंड सेकेंडली बैंकर टू द बैंक, जो पार्शियली करता था। सीआरआर जैसा कोई मैंडेट नहीं था। अब अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं, 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने पूरे भारत के अंदर यूनिफॉर्म करेंसी लागू करने के लिए अप्रूवल दे दिया था। लेकिन ऐसी करेंसी आते आते हो गया 1835, यानी कि रिजर्व बैंक के बनने से 100 साल पहले से देश में एक यूनिफॉर्म करेंसी आ गई थी। ये जो यूनिफॉर्म करेंसी थी, 180 ग्रेन्स ट्रॉय चांदी के सिक्के, यानी कि 11.664 ग्राम, जो कि 11/12 प्योरिटी का होता था, यानी कि 91.67 प्योरिटी का था। इसको पूरे देश में लीगल टेंडर घोषित कर दिया गया। ऑफकोर्स सरकार का मोनोपोलिस्टिक करेंसी थी और ये इस समय कहलाता था सिल्वर स्टैंडर्ड। गोल्ड कॉइन की मिंटिंग अलाउड थी, सर्कुलेशन भी अलाउड था। सेम 180 ट्रॉय विद 11/12 प्योरिटी, जिसकी वैल्यू होती थी उस जमाने में 15 रुपए। लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं था, तो लीगल टेंडर था सिल्वर कॉइन, सिल्वर स्टैंडर्ड हो गया। कुछ प्रेसिडेंसी बैंक ने यहाँ पर करेंसी नोट भी निकाले, कागज के नोट। 1809 में बैंक ऑफ बंगाल ने, और बाद में 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं थे, क्योंकि ये तो ये बैंक इशू कर रहे थे, भारत सरकार नहीं इशू कर रही। और मोस्टली ये जो प्रेसिडेंशियल टाउन्स थे, ये जो बड़े शहर थे, यहीं पर पॉपुलर हो रहे थे। इसी बीच दुनिया में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट चल रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया में कुछ नई गोल्ड की माइंस मिल गई, गोल्ड का दाम गिरने लग गया। 1 जनवरी 1853 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोल्ड एक्सेप्ट करना मना कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आया 1961 में, जब एक पेपर करेंसी एक्ट पास किया गया गवर्नमेंट द्वारा। इसमें जो मेन रिजर्व था वो था सिल्वर कॉइन्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गोल्ड कॉइन और गोल्ड बुलियन को मैक्सिमम 25% तक का रिजर्व में रखा जा सकता था। 1864 में सिल्वर रुपये के साथ साथ गोल्ड कॉइन को भी एक लीगल टेंडर बता दिया गया। और भी पेपर करेंसी एक्ट में बदलाव आते रहे, लेकिन अपना स्टैंडर्ड जो है वो सिल्वर स्टैंडर्ड रहा। अब 1870 में इंटरेस्टिंगली देखिए, पूरी दुनिया में सिल्वर के दाम में गिरावट आने लग गई, क्योंकि कुछ नए नए माइंस मिल गई यूएसए में सिल्वर, और इस बीच गोल्ड की डिमांड बढ़ रही थी। और बहुत सारे कंट्रीज, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज खासकर, और यूएसए बाई मेटेलिक स्टैंडर्ड की ओर जा रहे थे, जिसमें सिल्वर और गोल्ड 2 करेंसीज थी। रुपए का यहाँ पर डिप्रिसिएशन हो रहा था। सरकार ने 1893 में कानून पास किया, जिसके तहत गवर्नमेंट ने गोल्ड के बदले रुपया मतलब सिल्वर कॉइन, क्योंकि उस समय हमारा सिल्वर स्टैंडर्ड चल रहा था, रुपया या नोट देना जारी रखा। लेकिन नोट या रुपये के बदले गोल्ड देने का ऑब्लिगेशन नहीं रहा गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ, देखिए इतिहास में पहली बार तब ऐसा हुआ कि जो कॉइन थी, जो हमारी सिल्वर कॉइन थी, वो एक टोकन मनी बन गया। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू डिपेंडेंट थी इंटरनेशनल मार्केट में जो सिल्वर का प्राइस चल रहा था। 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये विचार बनने लग गया कि इंडिया को भी गोल्ड स्टैंडर्ड में जाना चाहिए। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कमेटी होती है 1898 में, फाउलर कमेटी, हेनरी फाउलर। इनकी रिकमेंडेशन पे इंडिया ने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड स्टेब्लिश कर लिया, क्योंकि इंडिया रूपी को स्टर्लिंग से कन्वर्ट कर लिया गया और ब्रिटिश करेंसी ऑलरेडी गोल्ड बैक्ड थी। अगर आप समराइज करके देखें तो आरबीआई के स्टेब्लिशमेंट के
100 साल पहले में पहले 60 साल रहा सिल्वर स्टैंडर्ड। 1893 तक 1862 में आ गई थी पेपर करेंसी, लेकिन बहुत पॉपुलर नहीं हुई थी। बहुत लंबे समय तक जो रुपए की वैल्यू थी, एक सीलिंग 4 पैसे पे बनी रही। हिल्टन कमीशन ने ये भी सजेस्ट किया था कि इंडिया में पूरा गोल्ड स्टैंडर्ड ले आया जाए, लेकिन 1927 में जो करेंसी एक्ट पास हुआ उसमें गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी थी कि वो रुपए के बदले गोल्ड या स्टर्लिंग दे सकती है। हम कह सकते हैं कि आरबीआई बनने से पहले हम स्टर्लिंग स्टैंडर्ड पर थे। जब 1930s में ग्लोबल डिप्रेशन आया, आज तक का सबसे बड़ा डिप्रेशन आया था, उस समय हमारे रुपए की वैल्यू थी 1 सीलिंग और 6 पैसा। सबका मानना था कि इंडिया रुपया बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। इनफैक्ट अगर अंडर वैल्यू कर लेते तो शायद इंडियन इकोनॉमी को फायदा होता, लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटीज भी डिसीजन लेने में बहुत सारे फैक्टर कंसीडर करती थी। तो यहाँ पर लोगों का मानना था, पहला रीजन ये था उन्होंने क्यों डेप्रिशिएट नहीं किया इंडियन रुपये को, क्योंकि उनको खुद सैलरी मिलती थी। जो ब्रिटिश एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें खुद सैलरी मिलती थी रुपए में। अगर रुपया अंडर वैल्यू हो गया तो उनकी खुद की सैलरी का नुकसान हो रहा है। नंबर 2 रीजन, ओवर वैल्यूड रुपया जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे उनके फेवर में था, क्योंकि वहां से इंडिया को जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो ब्रिटिश इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा था। हर इकोनॉमिक डिसीजन के पीछे पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं, तब भी थे और आज भी हैं। 1948 में सीडी देशमुख साहब जो पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर बने, उन्होंने एक लेक्चर में क्लियरली ये बोला कि उस समय के फाइनेंस मेंबर मैल्कम हेली भी बाध्य थे, या तो वो रिजाइन ही कर सकते थे या फिर उन्हें वो डिसीजन एग्री करना था जिसको वो पर्सनली भी लाइक नहीं करते थे। और धीरे धीरे ब्रिटिश काल में अगर आप देखेंगे तो मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सचेंज रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से गवर्नर जनरल काउंसिल के पास और फाइनेंस मेंबर के पास इंडिया में आ गई। अब अगर आप पूरे बैंकिंग सिस्टम को देखेंगे आरबीआई बनने से पहले, तो भारत में करीब 100 करोड़ रुपए का बैंक डिपॉजिट हुआ करता था। पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो टोटल मनी सप्लाई का करीब 40% था, अच्छा माना जाएगा। कुछ देशों में सेंट्रल बैंक करीब 275 ईयर से काम कर रहे थे, जैसे कि स्वीडन, लेकिन उन देशों में भी इस बात की कंट्रोवर्सी चल रही थी कि इनके पास कौन कौन से सेंट्रल बैंकिंग के फंक्शन होने चाहिए। इंडिया में वो क्लैरिटी आ गई थी जो मैंने अभी आपको बताया इस वीडियो के स्टार्टिंग में। इंडिया में 2 तरीके के बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते थे, बात कर रहा हूँ आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट से पहले। एक हुए ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस जिनमें आ गए कमर्शियल बैंक, पोस्ट ऑफिसेस, और दूसरा हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जिसमें आ गए मनी लेंडर्स, चिट फंड्स, निधि कंपनीज और इंडिजिनस बैंकर्स। और इन दोनों के बीच में कहीं होता था कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, जो वैसे तो इंडिया में पहले एज ए कंपनीज एक्ट में भी रजिस्टर्ड होकर कोऑपरेटिव के रूप में काम कर रहे थे, बट 1904 में जो कोऑपरेटिव एक्ट पास हुआ उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ने लग गया। कोऑपरेटिव सेक्टर में इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई, और प्रॉब्लम्स हुई डिफॉल्ट। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इस दौरान अगर हम आरबीआई के बनने से पहले देखते हैं, जो क्रेडिट कम हुआ था वो हुआ था इकोनॉमिक डिप्रेशन जो ग्लोबल लेवल पे आ गया था उस समय। और ये उस समय के डिपॉजिट हैं सन 1900 से 1934 तक। अगर आप देखेंगे जिनकी पेड अप कैपिटल 5 लाख से ऊपर है, उन बैंकों के पास यहाँ पे 3 इंपीरियल बैंक थे, और बाकी 320 जॉइंट स्टॉक बैंक को देख लें तो करीब 946 ब्रांचेस थी बैंक को। 3 लाख की पॉपुलेशन पे एक बैंक ब्रांच। लेकिन ये कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो था नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो ऑफिसेस थे वो तो मेन टाउन्स में थे। कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सर्विसेज देते थे, इंडिजिनस बैंकर्स भी लिमिटेड सर्विसेज देते थे। अगर आप कोऑपरेटिव बैंक में देखेंगे तो नंबर्स बहुत बड़ा है, बट इनकी सर्विसेज बहुत लिमिटेड होती थी। ये लैक्स में है यहाँ पे, पिछला वाला नंबर करोड़ में था। और अगर पोस्टल सेविंग बैंक देखेंगे यहाँ पे तो इनके पास भी सिग्निफिकेंट डिपॉजिट था। ये नंबर आपको याद नहीं रखने, और ये नंबर में आपको काफी वेरिएशन भी मिल रहे होंगे, क्योंकि उस समय जो डेटा कलेक्शन भी था उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। आरबीआई की हिस्ट्री में ये नंबर लिखे हुए हैं, बट आइडिया है एक उस समय के बैंकिंग सिस्टम को समझने का। उस समय ये भी माना जाता था कि जो इंपीरियल बैंक है, सबसे बड़ा बैंक था वो, जो बाद में एसबीआई हो गया, इंपीरियल बैंक यूरोपियंस का बैंक है। छोटे व्यापारियों और छोटे ट्रेडर्स, इंडियन ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं खासकर, उनको तो वहां पे एंट्री मिल नहीं पाती थी। आरबीआई एक्ट के पास होने के बाद इंपीरियल बैंक के एक्ट को भी अमेंड किया गया, क्योंकि अब आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक हो चुका था। लेकिन आरबीआई और इंपीरियल बैंक के बीच में ये अरेंजमेंट किया जा सकता था कि जहां पर आरबीआई की ब्रांचेस नहीं है, वो आज भी नहीं है, वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका सोल रिप्रेजेंटेटिव होगा। सॉरी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उसका सोल रिप्रेजेंटेटिव होगा। प्रेसिडेंसी बैंक तो थे, इसके अलावा और भी छोटे जॉइंट स्टॉक बैंक होते थे। कुछ बैंक तो अपनी करेंसी भी शुरुआत में लागू करते थे, और बाद में जैसे मैंने बताया करेंसी एक्ट आ गया 1862 में, उसके बाद सरकार ने उसको उस पावर को इन बैंकों से हटा लिया। इस बीच बहुत सारे ये छोटे छोटे
छोटे बैंक लिक्विडेट भी हुए क्योंकि उन्होंने गलत लैंडिंग कर ली। खासकर इंडस्ट्रियल लैंडिंग के लिए इन बैंकों को बड़ा डर था। ब्रिटेन में भी शायद ऐसा हो रहा था कि बैंक जो इंडस्ट्रियल लैंडिंग कर रहे थे वो फेल हो जा रहे थे, तो इंडिया में भी ये ट्रेंड फॉलो होता रहा। इंडस्ट्रियल लैंडिंग बहुत खराब होती रही। इनफैक्ट बाद में देश आजाद होने के बाद 1948 में IDBI बनाया गया। 1906 में जो स्वदेशी मूवमेंट आया उसके बाद इंडिया में कई बैंकों की एस्टेब्लिशमेंट हुई, लेकिन बार बार फेलियर होने से सेक्टर में कंसोलिडेशन भी हो रहा था। RBI के बनने से पहले ही करीब 25,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिक्विडेट हो चुकी थी। और कोऑपरेटिव मूवमेंट भी अगर आप इंडिया में देखेंगे तो क्रेडिट मूवमेंट के रूप में काफी सक्सेसफुल रहा। 10 लोग मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते थे जो रजिस्ट्रेशन हो जाता था उसका, और ये आपस में पैसा जमा भी करते थे और लैंडिंग एक्टिविटी भी शुरू कर सकते थे। इसी समय अनऑर्गेनाइज्ड लैंडिंग भी चल रही थी जिसमें आपके इंडिजिनस बैंकर भी थे जैसे कि मारवाड़ी श्रॉफ, गुजराती श्रॉफ, और उसके अलावा मनी लेंडर्स भी होते थे। मनी लेंडर्स क्या करते थे, आपको बिना किसी सिक्योरिटी के लोन देते थे। ये कोई डिपॉजिट नहीं ले सकते थे, लेकिन जो इंडिजिनस बैंकर थे ये डिपॉजिट भी ले लेते थे और कुछ सिक्योर टाइप लोन दे रहे थे। जिससे कोई व्यापार करने के लिए लोन दे रहा है तो ट्रेडेड गुड्स आपके पास सिक्योरिटी के रूप में, कोई हुंडी सिक्योरिटी के रूप में है। इनके इनफैक्ट जो जॉइंट स्टॉक बैंक्स होते थे उनसे भी लिमिट्स होती थी इंडिजिनस बैंकर के पास। रेमिटेंस में भी पार्टिसिपेट कर लेते थे इसी तरीके से पैसा यहाँ से वहां लेके। तो ये फॉर्मल तो नहीं थे बट मनी लेंडर्स से बेटर ऑर्गेनाइज्ड थे। मनी लेंडर्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने कई रेगुलेशंस लाए, लेकिन फिर भी मनी लेंडर्स जैसा आपने बहुत सारी हिंदी मूवीज में देखा होगा ब्याज पे ब्याज लगा के आम आदमी का शोषण कर ले रहे थे। इंटरेस्ट रेट इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत ज्यादा हो जाता था और बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस भी थी। इसलिए देश के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी था कि देश में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंकिंग हो जो केवल बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट ही नहीं करेगा बल्कि डेवलप भी करेगा, और आज भी RBI उस एजेंडे पे काम करता है। अब हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे कि किस तरीके से RBI के एस्टेब्लिशमेंट के बाद स्टेप बाय स्टेप RBI ने देश के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल बैंकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया। RBI एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बन के आया है। कभी कभी कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने में शायद जो कहानी का मजा है वो कम हो जाता होगा, लेकिन दोस्तों यही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको अपनी प्रिपरेशन में भी काम आएगी। आपको कोई चीज मुश्किल लग रही है तो आप प्लीज कमेंट में पूछिए, आई कैन एक्सप्लेन इन द अपकमिंग वीडियोज। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वी आर हियर टू अनफोल्ड योर पोटेंशियल टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।